दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र शनत वर्मा आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डाइजेशन सिस्टम का आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत मजा आने वाला है हमको। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय को बर्बाद किए चलते हैं। अक्सर आपको किताबों में यही मिलेगा कि मुख के बाद डायरेक्ट आपको ग्रास नली या ग्रसिका दिखाया जाएगा, क्योंकि अक्सर पहले ऐसा ही पूछा जाता था। लेकिन अब आपको याद रखना है कि मुख जो है, ये जो मुख है जिसको हम लोग माउथ कहते हैं इंग्लिश में, मुख के बाद आती है ग्रसनी, फायरिंग्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फायरिंग्स। उसके बाद आती है ग्रास नली। यह एक लंबी नली होती है, मैं चित्र दिखाऊंगा आज आपको। और इसके बाद आता है अमाशय, जिसको हम लोग अपना पेट कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। ग्रास नली को क्या कहते हैं? इसोफेगस। और स्टोमक, जो स्टोमक होता है, उसके बाद आता है आपका छोटी आंत, उसके बाद आता है बड़ी आंत। तो बड़ी मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मुख के बाद आपको याद रखना है ग्रसनी आती है। मैंने ग्रसनी के बारे में आपको बताया हुआ है, देखिए आगे मैंने लिखा भी हुआ है ग्रसनी के बारे में। और ग्रसनी के बारे में आपको बताया गया था कि यह एक कॉमन ट्यूब होती है। कॉमन ट्यूब मतलब उभयनिष्ठ नली। कहने का तात्पर्य है यह श्वसन तंत्र में भी होता है, और भोजन तंत्र बोले या भोजन के पाचन के लिए जो तंत्र बना है ऐसा बोले, या हम लोग डायरेक्ट पाचन तंत्र बोले, एक ही बात है। तो इन दोनों ही सिस्टम में यह नली उभयनिष्ठ होती है। क्या होती है? उभयनिष्ठ होती है। तो यह प्रश्न आपके पेपर में बनता है। एक तरफ यह ग्रास जो देखिए, एक तरफ जो ये ग्रसनी है फेरिंग्स, एक तरफ तो ये ग्रास नली में खुलती है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये देखिए श्वास नली में खुलती है। श्वास नली में, ट्रैकिया में। तो जैसे ही आप उधर जाके देखेंगे श्वास नली की तरफ, तो उधर भोजन ना जा पाए, इसके लिए एक दरवाजा लगा रहता है, एक वाल्व लगा रहता है, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। और ये प्रश्न में आपके पूछा गया है। इसको बोलते हैं कंठ, हिंदी में देखिए और खतरनाक नाम है कंठच्छद, इसलिए इंग्लिश में याद रखना ज्यादा बेहतर है। और अक्सर आपको बायो में इंग्लिश नाम ही पूछा जाता है। कौन सा नाम? इंग्लिश नाम, एपिग्लॉटिस। तो ग्रसनी में क्या लगा होता है? क्या लगा होता है? एक वाल्व लगा होता है, एपिग्लॉटिस, या इसी को द्वार कह सकते हैं, ताकि हम लोग जब भोजन कर रहे होते हैं तो ये उस जो है नली को बंद कर देता है, श्वास नली को, ताकि उधर भोजन ना चला जाए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए देखिए, भोजन करते समय हंसना नहीं चाहिए बोलते हैं, और ज्यादा बात नहीं करना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि श्वास और भोजन दोनों एक साथ चले जाएंगे अंदर। तो परिणाम ये होगा कि श्वास नली में भोजन चले जाएगी और बड़ा बुरा हाल हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक में अक्सर आपको देखने को मिलेगा मुख के बाद ग्रास नली या ग्रसिका, जो कि तब तक सही है जब तक आपको उसने क्या नहीं पूछा है, ग्रसनी के बारे में नहीं पूछा है। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया है मुख के बाद ग्रसनी के बाद ग्रास नली, तो आपको सही में उसी को टिक करना होगा। क्यों? क्योंकि वो सही है। और अगर ग्रसनी को वो छोड़ देता है आहार नाल में, तो ठीक है भाई, मुख के बाद ग्रास नली आ जाएगा। तो इस बात को आप
याद रखिएगा। और दूसरा भाग हम लोग आहार नाल का पढ़ चुके हैं, ग्रसनी, जो कि एक कॉमन ट्यूब होती है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र में। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं ग्रास नली के बारे में। और आप पहले चित्र देख लीजिए। चित्र में ये जो लंबी नली है ये ग्रास नली है, और आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि ये बहुत लंबी होती है, ग्रसनी की तुलना में बहुत लंबी होती है। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। और यह लार मिश्रित भोजन, कैसा? लार मिश्रित भोजन। अब लार मिश्रित है तो भोजन लसलसा होगा, थोड़ा सा आराम से क्रमाकुंचन की गति द्वारा खिसकता हुआ धीरे धीरे अमाशय में पहुंच जाता है। ये याद रखिएगा, क्रमाकुंचन पूछा गया है, कौन सी गति द्वारा? क्रमाकुंचन गति द्वारा। कहने का मतलब है अमाशय में जब पहुंचता है तो क्रमाकुंचन का मतलब है, देखिए पहले भोजन इधर टकराएगा, एक नली है ना, और कैसी नली है, कठोर तो नहीं है, तो पहले ऐसे मुड़ जाता है, फिर भोजन इधर आया, फिर भोजन ऐसा आया, तो इसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। अब आप समझ चुके हैं। और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं। यह एक लंबी नली है दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले ही आपको दिखा भी दिया है। तो नली होती है और इसकी देखिए लंबाई, देखिए 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब आप कभी अनुमान लगा पाएंगे कि 25 सेंटीमीटर, देखिए ये हो सकता है, लेकिन है होता है, और पेपर में जब आएगा तो इसीलिए इंसान फंस जाएगा जिसने नहीं पढ़ा है। और देखिए चौड़ाई, देखिए 1.5 से 2 सेंटीमीटर, गजब बात है ना, 1.5 से 2 सेंटीमीटर। और इससे भी गजब बात मैं बता चुका हूं आपको कि ग्रास नली और ग्रसनी में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। हालांकि ये आहार नाल का भाग हैं और ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा और पेपर में बिल्कुल अपने नंबर मत गंवाइएगा। अब देखिए मैं अमाशय को आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए उधर गुहा, गुहा का मतलब एक प्रकार से गुफा होता है। आप अगर अपने पेट के पास देखें तो एक गुफा जैसा है, अगर कुछ भी ना रखे वहां पर तो एक गुफा जैसा होगा। वहां पर उधर गुहा में बाईं ओर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि क्या होता है, आप महसूस भी कर सकते हैं, अपने हाथों से छूकर भी पता कर सकते हैं कि बाईं ओर क्या होता है, स्टोमक होता है। और इस स्टोमक की खासियत मैं बताता हूं आपको। देखिए बाईं ओर स्थित होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। यह 30 सेंटीमीटर, कितना? 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा संरचना होती है। और अब आप देख लीजिए दोस्तों चित्र में, और जब तक आप चित्र देख रहे हैं मैं आपको चित्र में एक एक चीज को बताते जाता हूं। देखिए इसमें सबसे ऊपरी भाग कार्डियक बोलते हैं हिंदी में उसको, और इंग्लिश में क्या लिखा है आप देखिए, कार्डिया लिखा हुआ है और उसको बोलते हैं कार्डियक हिंदी में। और ये देखिए भोजन जब अमाशय में पहुंच जाती है तो उसको ऊपर जाने नहीं देती है दोस्तों, ऊपर जाने नहीं देती है, और यही खासियत है इसकी। इसीलिए इसको एक वॉल्व मान सकते हैं हम, एक वॉल्व, एक दरवाजा मान सकते हैं जो भोजन को अमाशय से फिर से ग्रास नली में जाने नहीं देती है। उसी प्रकार से नीचे भी एक गेट कीपर होता है जिसको पाइलोरस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पाइलोरिक। और ये पाइलोरिक जो होती है दोस्तों, देख रहे हैं आप, देखिए यहां पर इसको बोलते हैं पाइलोरिक। और ये भी एक वॉल्व जैसा होता है, गेट कीपर जैसा। ये भोजन को तब तक आगे नहीं जाने देती है अमाशय से जब तक कि सही समय ना आ जाए। और देखिए अमाशय की ऊपरी दीवार को एंट्रम कहते हैं, एंट्रम। और
आगे की बात मैं आपको जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से भी बताऊंगा। अच्छे से देख लीजिए आप इस चित्र को। थैलीनुमा संरचना है 30 सेंटीमीटर की, इसी को बोलते हैं स्टोमक, और या हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसी को अमाशय, और सामान्य भाषा में इसी को पेट कहते हैं। अगर हम लोग पेट तक देखें तो लोगों को लगता है कि सारा जो पाचन है वही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लगभग 50 से 60% पाचन यहाँ तक होता है। और पूर्ण पाचन की अगर बात करें आप, कहाँ होता है पूर्ण पाचन, और भोजन का सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो यह प्रश्न भी आपके पेपर में आता है, जो कि मैं आगे वाले चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा वो भी। अभी तो मैं आपको अमाशय की इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताता हूँ, जिनको सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों देखिए, अमाशय की दीवारों पर लगभग 4 करोड़, सोचिए 4 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? रस। तो जठर, देखिए जठर शब्द बड़ा ही आसान शब्द हो जाएगा आपके लिए, मैं जैसे ही आपको कहानी बताऊंगा। तो जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, जठर को गैस्ट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं मुख्य रूप से दोस्तों, 3 चीजें जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो एक पेपर में, एक हिंदी पेपर में एक प्रश्न आया था, जठरा अग्नि किसे कहते हैं? तो पेट में उत्पन्न जो अग्नि होती है, अग्नि मतलब पेट की अग्नि मतलब भूख, पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि या जठरा नाल। तो जठर शब्द पेट से संबंधित है। तो अब आपको याद हो जाएगा कि अमाशय में जठर रस निकलता है। और कितनी ग्रंथियां हैं? 4 करोड़ लगभग है। लगभग की बात की जाती है दोस्तों अक्सर, क्योंकि पूरी तो गिनना मुश्किल है ना। अब देखिए, मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। अमाशय में 3 जो आपके मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं, और उससे निकलती हैं 3 महत्वपूर्ण चीजें। अब देखिए, सबसे पहला जो आपकी कोशिका होती है अमाशय में, उसको बोलते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स। चीफ का मतलब आप जानते हैं मुख्य, मतलब मुख्य कोशिकाएं क्या होती है अमाशय में? जाइमोजेन या जाइमोजिन सेल्स, ये होती हैं मुख्य कोशिकाएं। और इसी से निकलता है दोस्तों पेप्सिनोजन। और ये सभी प्रकार के प्रोटीन को तोड़ देता है दोस्तों। इसके सामने जो भी प्रोटीन आया उसको क्या कर देता है? ये तहस नहस कर देता है। इसका नाम क्या है? पेप्सिनोजन। इसी को बोलते हैं प्रोपेप्सिन या प्रोपेप्सिनोजन भी बोल देते हैं कई बार। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और सभी प्रोटीन का खात्मा कर देता है ये पेप्सिनोजन, सिवाय एक प्रोटीन के जो दूध में पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन। उसके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो बिल्कुल आखिरी तक देखा कीजिए दोस्तों वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें वीडियोस में डली रहती हैं, और आधा वीडियो देखने पर वो समझ में नहीं आती है कि कितना महत्वपूर्ण है यह वीडियो। तो आपको ये नाम याद रखना है दोस्तों, अमाशय में कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन। और ये सभी प्रोटीन को क्या कर देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है।
और ये नाम याद रखिएगा, ये जो कोशिकाएं हैं जाइमोजिन सेल्स या कोशिकाओं से निकलता है पेप्सिनोजन। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि अमाशय में HCl निकलता है, लेकिन कौन सी कोशिकाओं से। अब लेवल इतना बढ़ गया है दोस्तों, खास करके बायो में, और बायो से ही देखिए साइंस में जो सबसे अधिक नंबर के जो पेपर आते हैं, प्रश्न आते हैं, सबसे अधिक नंबर का प्रश्न बायो से आता है दोस्तों। मान लो की बात 25 प्रश्न आने हैं साइंस से, तो 67 प्रश्न आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स से आएगा, और वहीं पर 11 प्रश्न आपको बायो के देखने को मिलेंगे वहां पर। तो इसीलिए हम लोग इसको डीप पढ़ रहे हैं एकदम, और डीप ही पूछा जाता है आजकल। और अब HCl कहाँ निकलता है नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि सबको पता है अब अमाशय में निकलता है। जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ भी है, तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि उसको पता होता है कि हमारे अमाशय में HCl नामक अम्ल निकलता है। और HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये निकलती हैं दोस्तों अम्लजनक कोशिकाएं से। लेकिन आपको हिंदी में तो ऐसा नहीं पूछेगा ना, पूछ भी सकता है, लेकिन अगर कठिन बनाना है तो वो इंग्लिश में ही लिख देगा कि ऑक्जेंटिक सेल्स। और बायो में देखिए अक्सर करके 2-3 नाम होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? पैरिटल कोशिकाएं, पैरिटल सेल्स। तो पैरिटल सेल्स के बारे में याद रखिएगा, यहीं से आपका निकलता है HCl अमाशय में। और मैंने बताया था HCl हमारे शरीर का महान योद्धा है दोस्तों। ऐसा कोई भी वायरस और जीवाणु नहीं है जिसको ये HCl तबाह ना कर दे। HCl पूरी तरह जला देता है जीवाणुओं को। पहले योद्धा के बारे में मैंने आपको बताया था, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है हमारे शरीर में, और हम सबसे पहला योद्धा होता है हमारे शरीर का लाइसोजाइम, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। वह सबसे पहले जीवाणुओं को समाप्त करने का प्रयास करता है हमारे मुख में ही। और मैंने आपको बताया था कि लार में पाया जाता है लाइसोजाइम, और भी बातें बताई थी लाइसोजाइम के बारे में। अब मैं आपको आज बता रहा हूँ HCl के बारे में। तो ये बाहरी शत्रुओं को, जैसे जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। यही इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों। HCl का एक और विशेष कार्य होता है पेप्सिनोजन के साथ। देखिए प्लस का साइन लगा है ना, देखिए प्लस का साइन लगा है ना, इसका मतलब ये है कि पेप्सिनोजन जब HCl अम्ल के साथ हाथ मिला लेता है तो एक नया एंजाइम बन जाता है दोस्तों, पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है एक रामबाण है, ये एक क्या है? रामबाण एंजाइम है, जो हर पदार्थ को या सभी भोज्य पदार्थ को टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, सभी को टुकड़ों में तोड़ देता है। अब देखते हैं रेनिन लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। HCl बहुत ही खतरनाक अम्ल है दोस्तों, जो बच्चों में नहीं बनता है। तो बच्चों में क्या बनता है आखिर? बच्चों में क्या बनता है अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, बच्चों में HCl नहीं बनता है। अब HCl नहीं बनेगा तो पेप्सिन भी नहीं बन सकता, क्योंकि पेप्सिन तभी तो बनता है जब पेप्सिनोजन से HCl मिल जाता है। तो भाई पाचन कैसे हो? तो दोस्तों बहुत ही खास बात बता रहा हूं आपको, HCl तो नहीं बनता, लेकिन बच्चों में रेनिन एंजाइम होता है।
रेनिन एंजाइम ये दूध को पचाने का बहुत ही अच्छा एंजाइम है और सबसे कारगर या सबसे प्रभावी एंजाइम है। और HCl बने अगर बच्चों के आमाशय में, तो आमाशय बहुत ही कमजोर होता है दोस्तों। बच्चों का अभी आमाशय उतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए उसमें HCl नहीं बनता है। उसके बदले क्या, रेनिन। तो ये जो रेनिन है एंजाइम है, ये दूध को क्या करता है, दूध को पचाता है। और उससे भी खास बात आपसे पूछी जाती है दूध में, और पूछी जाती रही है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। दूध का सफेद रंग कौन से प्रोटीन के कारण होता है, कैसिन प्रोटीन। और ये जो कैसिन है या केसिन होता है, कैसिन भी बोल सकते हो या केसिन प्रोटीन होता है, इसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है, यह भी प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। तो आप बताएंगे रेनिन एंजाइम। अब केसिन को किस में बदलता है रेनिन, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट यह भी आपसे पूछा जा चुका है। और भी एक खास बात आपको पूछी गई है दोस्तों, सांप में रेनिन एंजाइम नहीं होता है। आप सोचिए ये प्रश्न क्यों पूछा गया होगा। अक्सर लोग दूध पिलाते हैं सांपों को, तो सांप में तो होता नहीं है, सांप में तो होता नहीं है एंजाइम, तो पाचन कैसे करे बेचारा। तो यही कारण है कि सांप जो है ज्यादा दूध नहीं पीते हैं। पी भी ले तो पचा नहीं सकेंगे ना। क्यों नहीं पचा सकेंगे, क्योंकि उनमें तो रेनिन होता ही नहीं है। और इसीलिए पूछा गया था कि सांप में, है ना, रेनिन एंजाइम के बारे में पूछा गया था, सांप से संबंधित। और आप लोगों को बताना था कि रेनिन एंजाइम सांप में नहीं होता है। इसका मतलब दूध का पाचन सांप में नहीं हो सकता। तो ज्यादा दूध पिलाने की कोशिश अगर कोई करता है दोस्तों, तो आप होशियार बच्चे उनको समझाइए कि सांप इसका पाचन नहीं कर सकता, तो ज्यादा सांप पीने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो जितना भी पी ले पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों। और आगे मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, सुनिएगा। 2 सेल के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग आमाशय में। ये तीसरी कोशिका है, इसको बोलते हैं म्यूकस कोशिकाएं। तो बहुत ही रहम करके हमको ये प्रकृति ने दी हुई है दोस्तों, ये म्यूकस सेल। और म्यूकस सेल जो म्यूकस कोशिकाएं हैं या म्यूकस सेल्स हैं, ये म्यूसिन नामक एंजाइम का स्त्राव करते हैं या म्यूसिन नामक एंजाइम निकालते हैं। इसी को श्लेष्मा कोशिकाएं भी कहते हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, HCl इतना खतरनाक एंजाइम है कि अगर किसी के त्वचा पर गिरे तो त्वचा को, बाहरी त्वचा को भी जलाकर फफोले आ जाए, त्वचा में फफोले आ जाएंगे। बाहरी त्वचा को भी जलाने की क्षमता रखता है। तो सोचिए आमाशय का अंदर कितना मुलायम होता होगा। अंदर का भाग तो बहुत मुलायम होता है, तो उसको क्यों नहीं जला पाता है, या उसकी रक्षा कौन करता है। तो यही म्यूसिन नामक एंजाइम दोस्तों आमाशय की भीतरी परत में फैल जाता है और पूरी तरह फैला होता है म्यूसिन नामक एंजाइम। और यही आमाशय को कई प्रकार के एंजाइमों से बचाता है जो त्वचा का पाचन कर सकते हैं। जब जैसे कि आपको पता होगा, मांसाहारी लोग जब मांसाहार करते हैं तो मांस को पचाता है ना हमारा शरीर, हमारा पाचन तंत्र मांस को पचा लेता है। तो इसका बचाव कौन करता है, हमारा आंतरिक त्वचा भी तो एक मांस ही है, उसका बचाव कौन करता है, ये प्रश्न आ चुका है। इसका बचाव म्यूसिन करता है। तो दोस्तों म्यूसिन आमाशय के भीतर की ओर
या आमाशय में अंदर की ओर एक पतली परत के रूप में फैला होता है। देखिए आमाशय को देखिए, और आमाशय के देखिए ऊपर जो है एक पतली परत इसकी फैली होती है। और यही दोस्तों कई प्रकार के एंजाइमों से हमारे अंदर की त्वचा को बचाता है। तो ये जो म्यूसिन है दोस्तों किस सेल से निकलती है? म्यूकस कोशिकाओं से, श्लेष्मा कोशिकाओं से। और इसका कार्य क्या है? ये आमाशय की भीतरी दीवार पर पूरी तरह फैली होती है ताकि एसियल अम्ल है और कई प्रकार के एंजाइम जो हैं उनसे आमाशय की रक्षा कर सके, आमाशय की भीतरी दीवार की रक्षा कर सके। तो म्यूसिन के बारे में आप याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा रक्षक है हमारे शरीर का। देखिए भोजन जो है इन सारे एंजाइमों के प्रभाव से, सारे एंजाइमों के प्रभाव से क्या हो जाता है? प्रभाव से अर्धद्रव रूप में आ जाता है। सेमी लिक्विड फॉर्म बोलते हैं दोस्तों इसको, सेमी लिक्विड फॉर्म, सेमी लिक्विड फॉर्म। मैं इसको इतने बार क्यों बोला? क्योंकि ये आता है दोस्तों। देखिए काइम किसे कहते हैं? आता है। और जो अर्धद्रव रूप में आ गए हैं अब भोजन क्या है? अर्धद्रव रूप में बदल चुका है। मतलब आधा द्रव है अब और आधा क्या है? मटेरियल है। तो इस रूप में आ चुका है, जिसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से बताया। और देखिए क्या है, पहले तो भोज्य पदार्थ था जब आमाशय में पहुंचा, लेकिन जब उसको कूटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, तो वो क्या बन जाता है? काइम बन जाता है, काइम बन जाता है। दोस्तों यह काइम जो है पाइलोरिक छिद्र द्वारा या पाइलोरिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक द्वार होता है, द्वारा छोटी आंत में चले जाता है, छोटी आंत में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? आमाशय के बाद छोटी आंत में। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आमाशय के बाद आता है आपका छोटी आंत। तो छोटी आंत में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे दोस्तों। लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय जैसी बहुत ही अच्छी संरचनाएं या कहें तो अंग हमारे शरीर में जो हैं उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपको 2 प्रश्न बता देता हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों, देखिए मैंने लिखा हुआ है NOTE, नोट। एंजाइम, एंजाइम को क्या कहा जाता है या एंजाइम क्या है? यह प्रश्न आपके में पूछा गया है। तो आप बताएंगे जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट। ये उत्प्रेरित करते हैं पाचन के लिए। जो पाचन तंत्र में एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन को क्या करते हैं? पाचन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। और देखिए दूसरा मैंने लिखा हुआ है हार्मोन। हार्मोन को क्या बोला जाता है? हार्मोन क्या है ऐसा पूछा जाएगा। और आप बताएंगे केमिकल मैसेंजर। जो हार्मोन के बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अभी आप लोग समझ लीजिए हार्मोन है केमिकल मैसेंजर। जैसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक संदेशवाहक हिंदी में। तो जो रासायनिक संदेशवाहक होता है, हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक होता है। और इसी बात को आपको याद रखना है। आपको ऐसा विकल्प
पेपर में आएगा और आप उसी पर टिक लगाकर अपना नंबर अर्जित कर सकते हैं। जैसे का मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्तों, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है और इसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। इसकी कमी से बच्चे बौने होने लगते हैं और अक्सर देखा जाता है एडवर्टाइजमेंट में, जैसे हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लेन है, उसमें इसी हार्मोन का सूत्र पड़ा होता है दोस्तों, जिसके प्रभाव से बच्चा वृद्धि करने लगता है और इसी हार्मोन की कमी से बच्चे जो है बौने होने लगते हैं।